मान लीजिए एक मेज पर दो अलग अलग रंग के कप रखे हैं, एक लाल है और एक नीला। हाँ, बहुत ही आम सी स्थिति है। बिल्कुल। और हमें यह फैसला करना है कि कौन सा कप उठाना है। हमारा हाथ नीले कप की तरफ बढ़ता है और मन में ख्याल आता है कि मैंने नीला रंग चुना है ना? ये बहुत ही नॉर्मल लगता है। हम सब रोज ऐसे ही फैसले लेते हैं। हाँ, लेकिन क्या हो अगर विज्ञान ये साबित कर दे कि हाथ के हिलने और मन में उस चुनाव का एहसास होने से पूरे 10 सेकंड पहले ही। दिमाग के किसी अंधेरे कोने में ये तय हो चुका था कि नीला कप ही चुना जाएगा। अरे बाप रे, मतलब 10 सेकंड? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो मानव अस्तित्व की पूरी नींव को ही हिलाकर रख देता है। सही बात है। सदियों से हम यही मानते आए हैं कि हमारी स्वतंत्र इच्छा, या जिसे हम फ्री विल कहते हैं, वही हमारे हर काम का आधार है। हाँ, हम मानते हैं कि हम अपने विचारों के असली बॉस हैं। लेकिन आज के हमारे सोर्सेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम इस डीप डाइव में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग हमारी जानकारी के बिना फैसले कैसे लेता है। और ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई बोरिंग फिलॉसफी की क्लास नहीं है। बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा के छोटे कामों से लेकर बड़े लाइफ डिसीजन लेने तक हमारा दिमाग रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे तौलता है, ये जानना बहुत काम आ सकता है। हाँ, चाहे कोई शॉपिंग कर रहा हो या किसी पर भरोसा करने का फैसला ले रहा हो, हमारा अचेतन यानी अनकॉन्शियस दिमाग हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। तो इस पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मुझे लगता है शुरुआत उन कामों से करनी चाहिए जो रोजाना बिना सोचे समझे किए जाते हैं। हमारी आदतें। आदतें। हाँ, सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है। उसमें लिखा है कि दिन भर में कोई इंसान जो भी काम करता है, उसका लगभग 50% हिस्सा पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। 50% मतलब हमारे दिन का आधा हिस्सा बिना किसी कॉन्शियस सोच के बीत रहा है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार। अगर ऐसा है तो दिमाग के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा हो। बिल्कुल है। इसे समझने के लिए हम दिमाग को दो अलग-अलग सिस्टम्स में बांट सकते हैं। एक स्लो ब्रेन और दूसरा फास्ट ब्रेन। अच्छा, स्लो और फास्ट। तो स्लो ब्रेन क्या करता है? जो स्लो ब्रेन है ना, उसका मेन सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है और यहीं पर सारा लॉजिक, प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होता है। तो जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं तब ये हिस्सा एक्टिव होता है। हाँ, लेकिन इस हिस्से को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। ये बहुत जल्दी थक जाता है। तो मतलब जब कोई इंसान पहली बार कार चलाना सीख रहा होता बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ना, उस वक्त पूरा ध्यान क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग के बैलेंस पर होता है। इंसान बहुत जल्दी मेंटली थक जाता है क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी मेहनत कर रहा होता है। हाँ, और हमारी बॉडी का मेन बायोलॉजिकल गोल क्या है? एनर्जी बचाना। सही बात है। तो जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो दिमाग उस काम की जिम्मेदारी इस थकाने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से छीन लेता है और उसे फास्ट ब्रेन को दे देता है। और ये फास्ट ब्रेन कहाँ होता है? ये दिमाग की बहुत गहराई में होता है, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये बहुत ही पुराना हिस्सा है जो हमारी आदतों को कंट्रोल करता है। ये तो किसी कंप्यूटर में मैक्रो या शॉर्टकट बनाने जैसा हो गया, ताकि अगली बार वही काम बिना पूरी कमांड टाइप किए अपने आप हो जाए। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। न्यूरोसाइंस में जब कोई नई आदत बनती है तो दिमाग एक हैबिट लूप बनाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। मतलब संकेत, आदत और इनाम। हाँ, और इस पूरे लूप को जो चीज चलाती है वो है डोपामाइन। डोपामाइन, ये नाम तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, क्योंकि यही वो केमिकल है जो गेम पलट देता है। शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए टेंशन में पहली बार सिगरेट पी, तो काम पूरा होने के बाद दिमाग डोपामाइन रिलीज करेगा। बिल्कुल। वो डोपामाइन दिमाग को बताता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था, इसे याद रखो। लेकिन जैसे जैसे ये आदत पक्की होती है, एक चीज होती है जिसे रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। रुको, रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कुछ समय बाद डोपामाइन सिगरेट पीने के बाद नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ टेंशन महसूस होते ही या सिगरेट का पैकेट देखते ही रिलीज होने लगता है। अरे वाह, मतलब काम शुरू होने से पहले ही डोपामाइन मिल गया। हाँ, और अब वो डोपामाइन इनाम नहीं रहा, बल्कि उस काम को करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेरणा या कहीं तो तलब बन गया है। तो इंसान बिना सोचे समझे बस ऑटो पायलट मूड में वो काम करने लगता है। बिल्कुल।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से साइडलाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। अगर हमारे 50% काम इस ऑटो पायलट और बेसल गैंग्लिया के कंट्रोल में है, तो बाकी के 50% का क्या? अच्छा सवाल है। मतलब जब हम पूरी तरह से कॉन्शियस होकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो क्या वो सच में हमारी अपनी चॉइस होती है, हमारी फ्री विल? इसी सवाल ने मॉडर्न न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में से एक को जन्म दिया था। 1980 के दशक में बेंजामिन लिबिट नाम के एक साइंटिस्ट थे। हाँ, मैंने सोर्सेज में इनके बारे में पढ़ा है। इन्होंने फ्री विल को लैब में टेस्ट करने की कोशिश की थी, है ना? सही कहा। उन्होंने कुछ लोगों के सिर पे ईईजी मॉनिटर लगाए। ये मशीन दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मापती है। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा कि जब भी आपका मन करे बस अपनी कलाई हिला देना। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट लगता है। मन में कलाई हिलाने का विचार आएगा, दिमाग हाथ को नसों के जरिए सिग्नल भेजेगा और हाथ हिल जाएगा। लिबिट ने भी यही सोचा था। उन्होंने लोगों से ये भी बताने को कहा कि उन्हें कलाई हिलाने की इच्छा ठीक किस पल महसूस हुई। तो मशीन ने क्या रिकॉर्ड किया? जो नतीजे आए ना, उन्होंने साइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया। मशीन ने दिखाया कि इंसान को कलाई हिलाने की इच्छा महसूस होने से लगभग 300 से 500 मिलीसेकंड पहले ही दिमाग में हलचल शुरू हो चुकी थी। रुको, इच्छा महसूस होने से पहले? हाँ, इसे रेडीनेस पोटेंशियल कहा गया। मतलब दिमाग ने उंगली हिलाने की तैयारी पहले ही कर ली थी और हमारी कॉन्शियसनेस को आधा सेकंड बाद बताया गया कि लो भाई फैसला हो चुका है। आधा सेकंड? आधा सेकंड बहुत छोटा टाइम होता है। क्या सिर्फ 500 मिलीसेकंड के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि फ्री विल एक भ्रम है? कई वैज्ञानिकों ने भी यही डाउट उठाया था, लेकिन फिर चुन सियोंग सून नाम के एक रिसर्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को एक नए लेवल पर किया। उन्होंने fMRI स्कैनर का इस्तेमाल किया। fMRI स्कैनर, ये मशीन तो दिमाग में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन के लेवल को मापती है, राइट? बिल्कुल। जब न्यूरॉन्स काम करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये मशीन दिमाग के एकदम गहरे हिस्सों की एक्टिविटी भी देख सकती है। तो सून ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या अलग किया? उन्होंने लोगों को एक स्क्रीन के सामने बिठाया जिस पर लेटर्स बदल रहे थे। उनके दोनों हाथों के पास एक एक बटन था। उनसे कहा गया कि जब मन करे दायां या बायां बटन दबा देना। यहाँ मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि लेफ्ट और राइट के बीच एक चॉइस है। एकदम सही। और यहीं से नतीजे सच में डरावने हो जाते हैं। जब सून ने प्रीफ्रंटल और पैरिएटल कॉर्टेक्स का डेटा देखा तो पता चला कि इंसान के बटन दबाने के फैसले से 7 से 10 सेकंड पहले ही दिमाग में एक खास पैटर्न बन रहा था। 10 सेकंड पहले? हाँ, एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो लोग 10 सेकंड पहले ही बता सकते थे कि इंसान लेफ्ट बटन दबाएगा या राइट। अरे यार, 10 सेकंड तो विचारों की दुनिया में बहुत लंबा समय होता है। अगर कोई मशीन 10 सेकंड पहले मेरा फैसला बता सकती है, तो फिर मेरी आजादी कहाँ गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये तो डिटर्मिनिज्म वाली बात हो गई। मतलब सब कुछ पहले से तय है। सोर्सेज में भी एक जगह इसका जिक्र था। हाँ, डिटर्मिनिज्म कहता है कि हमारे विचार भी सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल रूल्स का रिजल्ट है। अगर इसे आज के जमाने के हिसाब से सोचें तो ये किसी एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब जब हम किसी एआई को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो अपने अंदर के करोड़ों पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके एक आउटपुट दे देता है। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। क्या हमारा दिमाग भी बस एक ऐसा ही बायोलॉजिकल कंप्यूटर है? ये तुलना काफी हद तक सही है। हमारा अनकॉन्शियस दिमाग हमारे पिछले अनुभवों, जेनेटिक्स और आसपास के माहौल का डेटा इतनी तेजी से प्रोसेस करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस को पता ही नहीं चलता। तो हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक स्क्रीन है जिस पर फाइनल आउटपुट दिखाया जाता है? हाँ, काफी साइंटिस्ट्स ऐसा ही मानते हैं। अगर ये अनकॉन्शियस दिमाग इतना ही पावरफुल है जो इतने सारे डेटा को बैकग्राउंड में प्रोसेस कर लेता है, तो मुझे एक बात समझाइए। पूछिए। मान लीजिए किसी को नई कार खरीदनी है या कोई बड़ा घर लेना है, तो क्या ऐसे बड़े फैसलों के लिए हमें अपने इस अनकॉन्शियस दिमाग पर ही भरोसा करना चाहिए? इस पर साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है। एप डिक्स्टरहॉयस नाम के एक रिसर्चर ने अनकॉन्शियस थॉट थ्योरी दी थी। अच्छा, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका कहना है कि जब हम कार खरीदते हैं तो उसमें माइलेज, कीमत, रंग, सेफ्टी जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और हमारा जो कॉन्शियस दिमाग है वो एक बार में सिर्फ 5 से 7 इन्फॉर्मेशंस ही होल्ड कर सकता है। हाँ, वर्किंग मेमोरी की लिमिट होती है। अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए डिक्स्टरहॉयस ने कहा कि ऐसे मुश्किल फैसलों में हमें सारी जानकारी इकट्ठी करके सोचना बंद कर देना चाहिए। सोचना बंद कर दें,
मतलब फैसला कैसे होगा फिर? मतलब अपना ध्यान किसी और काम में लगा लें। इसे डेलिबरेशन विदाउट अटेंशन कहते हैं। उनका मानना है कि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, तब हमारा अनकॉन्शियस दिमाग उन सारे वेरिएबल्स को एक साथ प्रोसेस करके सबसे बेस्ट ऑप्शन निकाल लेता है। अरे वाह, ये तो उस पुरानी कहावत जैसी बात हो गई ना कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले एक अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। एकदम सही। स्लीप ऑन इट। लेकिन मैंने सोर्सेज में पढ़ा था कि कुछ साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं है। जैसे कैल्विलो और पेनालोजा की एक स्टडी थी। हाँ, विज्ञान में हमेशा बहस चलती रहती है। कैल्विलो और पेनालोजा ने इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट डाल दिया था। क्या ट्विस्ट था वो? उन्होंने ऑप्शंस की लिस्ट में एक डोमिनेंट ऑल्टरनेटिव रख दिया। मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो बाकी सबसे हर तरह से बेहतर था। तो लॉजिकली तो अनकॉन्शियस दिमाग को उसे तुरंत पिक कर लेना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन लोगों ने अपना ध्यान भटकाकर अनकॉन्शियसली फैसला लिया, वो अक्सर उस बेहतरीन ऑप्शन को पहचानने में फेल हो गए। अच्छा, और जिन्होंने सोच समझकर फैसला लिया? जिन्होंने पूरी तरह से कॉन्शियस होकर लॉजिक का इस्तेमाल किया, उन्होंने सही ऑप्शन चुना। मतलब अनकॉन्शियस दिमाग हर जगह बाजी नहीं मार सकता। बिल्कुल। कैल्विलो की स्टडी दिखाती है कि अनकॉन्शियस दिमाग पैटर्न्स पकड़ने में तो अच्छा है, लेकिन जब सटीक लॉजिकल तुलना करनी हो तो कॉन्शियस सोच का कोई मुकाबला नहीं है। तो मतलब अभी भी इस पर साइंटिस्ट की एक राय नहीं है, दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। हाँ, हम इस पर एकदम न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हैं कि ये बहस अभी जारी है। लेकिन यार, एक चीज और है जो इस पूरे प्रोसेस को और उलझा देती है। क्या? हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं। फैसला चाहे कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, हम कोई रोबोट तो है नहीं जो सिर्फ डेटा देखकर फैसला लें। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। भावनाओं के बिना तो दिमाग की बात ही अधूरी है। यहाँ दिमाग के दो बहुत ही पुराने हिस्से रोल प्ले करते हैं, एमिगडाला और स्ट्रिएटम। एमिगडाला तो वही हिस्सा है ना जो डर और खतरे का अलार्म बजाता है। हाँ, जैसे अगर आपने जंगल में सांप देखा तो आप सोचेंगे नहीं, तुरंत पीछे हट जाएंगे। ये एमिगडाला का काम है। और स्ट्रिएटम? स्ट्रिएटम इनाम, खुशी और डोपामाइन को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब मॉडर्न लाइफ में डिसीजन लेते वक्त हमारा लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन इमोशनल हिस्सों से लड़ता है। और मुझे लगता है अक्सर लॉजिक हार जाता होगा। बिल्कुल हारता है। और जब लॉजिक हारता है तो जन्म होता है कॉग्निटिव बायस का। हाँ, कॉग्निटिव बायस। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकती हैं? जरूर। जैसे एक होता है लॉस अवर्जन। इंसानी दिमाग को 100 रुपए मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का डर लगता है। हाँ यार, ये तो है। ये जो इलॉजिकल डर है ना, ये सीधे एमिगडाला से आता है। और इसी तरह कंफर्मेशन बायस भी होता है ना? हाँ, हम सिर्फ वही जानकारी देखते हैं जो हमारे पहले के विश्वासों को सही साबित करें। मानता है, और एमिगडाला तुरंत डिफेंस मोड में आ जाता है। और शॉपिंग के टाइम पे जो एंकरिंग बायस होता है, वो भी तो ऐसे ही काम करता है। हाँ, मान लीजिए आपने किसी टी शर्ट पर 10,000 का प्राइस टैग देखा, तो आपके दिमाग में 10,000 का एक एंकर सेट हो गया। फिर अगर वही टी शर्ट आपको 5,000 में मिले तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। भले ही उस टी शर्ट को बनाने में सिर्फ 500 रुपए लगे हो, उस वक्त हमारा लॉजिकल दिमाग असली कीमत नहीं देख रहा होता। बिल्कुल। उस वक्त हमारा स्ट्रिएटम बस उस झूठे फायदे की खुशी मना रहा होता है। तो जब लोग कहते हैं ना कि मुझे इस डिसीजन में गट फीलिंग आ रही है, हाँ, तो वो असल में उनका अमिगडाला और स्ट्रिएटम होता है, जो पिछले अनुभवों और इन बायसेस के बेस पर एक बहुत ही तेज लेकिन अक्सर गलत रिएक्शन दे रहा होता है। यार, इन सब बातों को एक साथ रख के देखे तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग? मतलब अगर हमारी आदतें बेसल गैंग्लिया चला रहा है, 10 सेकंड पहले ही मशीन हमारे फैसले बता सकती हैं, एमिगडाला हमारे लॉजिक को हाईजैक कर रहा है, तो क्या हमारे पास कोई कंट्रोल है ही नहीं? मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा डिप्रेसिंग लग सकता है। क्या हम बस एक बायोलॉजिकल कठपुतली हैं? नहीं, स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। यहीं पे न्यूरोसाइंस हमें एक उम्मीद की किरण देता है। एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे फ्री वोंट कहते हैं। फ्री वोंट मतलब फ्री विल का उल्टा? हाँ, आप कह सकते हैं नकारने की स्वतंत्रता। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? अगर हम वापस लिबेट के एक्सपेरिमेंट पर जाएं, जहां दिमाग आधा सेकंड पहले तैयारी शुरू कर देता है। हाँ, रेडीनेस पोटेंशियल। तो साइंटिस्ट ने डेटा में एक और बारीक चीज देखी। उन्होंने देखा कि भले ही अनकॉन्शियस दिमाग ने काम शुरू करने का सिग्नल भेज दिया हो, लेकिन हाथ हिलने से ठीक पहले एक बहुत छोटा सा गैप होता है, लगभग 100 से 200 मिलीसेकंड का। सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स का गैप? हाँ, और उस छोटे से विंडो में हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास
ये ताकत होती है कि वो उस एक्शन को वीटो कर दे, यानी कैंसिल कर दे। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शायद ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में गुस्सा या कोई आवेग कब पैदा होगा। बिल्कुल, लेकिन हम उस पर रिएक्ट करने से खुद को रोक जरूर सकते हैं। ये तो बहुत पावरफुल बात है। मतलब अगर मुझे एकदम से गुस्सा आया और दिमाग ने किसी को मारने का सिग्नल भेजा, तो एक्शन होने से ठीक पहले मैं उसे रोक सकता हूँ। यही फ्री विल की असली ताकत है, और यही चीज हमें जानवरों से अलग बनाती है, जो सिर्फ अपनी प्रवृत्तियों पर चलते हैं। तो यार इसका मतलब है कि माइंडफुलनेस या रुक कर सोचने की आदत सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो बाकायदा हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को स्ट्रॉन्ग करने की एक एक्सरसाइज है। एकदम सही। जब हम तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल के लिए रुकते हैं, तो हम उसी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इससे धीरे धीरे दिमाग के वो पुराने ऑटोमेटिक रास्ते कमजोर होने लगते होंगे। हाँ, और इंसान अपने बर्ताव का असली कंट्रोल वापस पाने लगता है। क्या बात है! आज की इस गहन चर्चा में हमने सच में दिमाग के बहुत सारे लेयर्स को अनपैक किया है। हमने देखा कि कैसे बेसल गैंग्लिया हमारी आदतों को ऑटो पायलट पर चलाता है। हाँ, और डोपामीन कैसे काम करता है। फिर लिबर्ट और सून के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 10 सेकंड पहले ही फैसले हो जाते हैं। हमने अनकॉन्शियस और लॉजिकल सोच के टकराव को भी समझा। और एमिग्डाला के बायसेस को भी देखा। बिल्कुल। और आखिर में फ्री वांट ने हमें वापस कंट्रोल की एक उम्मीद दी। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम पूरी तरह से बेबस नहीं हैं। सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो साइंस की लैब से निकलकर सीधा हमारी सोसाइटी और मोरालिटी से टकराता है। कौन सा विचार? अगर न्यूरोसाइंस सच में ये कह रहा है कि इंसान के फैसले उसके जागरूक होने से पहले ही केमिकल सिग्नल्स तय कर देते हैं, तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? किसी की नैतिक जिम्मेदारी या मॉरल ब्लेम का क्या मतलब रह जाता है? जब कोई गलती करता है तो क्या सच में उसने वो फैसला लिया था, या उसके जेनेटिक्स और अनकॉन्शियस दिमाग ने 10 सेकंड पहले ही उसकी कहानी लिख दी थी? ये सच में साइंस और कानून का सबसे बड़ा डिबेट है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई इंसान कोई अचानक फैसला ले या आप किसी को जज करें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये डीप डाइव आपको सोचने पर मजबूर करेगी। थैंक यू।